नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस बेहद अहम और जटिल अंतरिम आदेश को डिकोड करेंगे जो हाल ही में चर्चित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दिया गया है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा कानूनी विवाद आखिर है क्या। आज का ये पूरा विश्लेषण हवाई बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक 125 पन्नों के फैसले पर आधारित है। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा लिखा गया ये फैसला सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये प्रशासन, संपत्ति के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का एक बड़ा प्रयास है। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे अधिनियम की पृष्ठभूमि से, फिर समझेंगे संवैधानिक चुनौती, वक्फ की परिभाषा के विवाद, संपत्ति के अधिकार और अंत में सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश और आगे की राह पर चर्चा करेंगे। तो पहला हिस्सा है अधिनियम की पृष्ठभूमि, एक सदी के कानून का सफर। 2025 के इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कोई रातों रात पैदा हुआ मसला नहीं है। टाइमलाइन देखिए, 1923 के मुस्लिम वक्फ एक्ट से लेकर 1954, 1995 और अब 2025 तक संसद की ये कोशिश पूरे एक सदी से चल रही है कि वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण हो सके। इसका मुख्य मकसद हमेशा से यही रहा है कि धर्मार्थ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और कोई भी कानून से बचने के लिए इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल न कर पाए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, संवैधानिक चुनौती, अधिकार बनाम नियमन की ये लड़ाई। 2025 का संशोधन आते ही एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ याचिकाकर्ता हैं जिनका कड़ा तर्क है कि यह नया कानून अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा हनन है और उनकी संपत्तियों को छीनने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का मजबूती से बचाव है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक और वैधानिक नियमन है जिसका इकलौता मकसद सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जे से बचाना है। इस बहस ने एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक रूप ले लिया है। अदालत में समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार और धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जैसे कई मौलिक अधिकारों पर भारी बहस हुई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नया कानून इन अहम संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है। तीसरा हिस्सा, वक्फ को परिभाषित करना और उससे जुड़े मुख्य विवाद। आइए उन विशिष्ट प्रावधानों को देखते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक अवधारणा जिसे वक्फ बाय यूजर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी संपत्ति का लंबे समय तक धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है तो उसे बिना किसी कागजी कार्यवाही के भी वक्फ मान लिया जाता था। लेकिन 2025 के कानून ने भविष्य के लिए इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने सबूत पेश किए कि इसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। सोचिए, आंध्र प्रदेश में 1654 एकड़ सरकारी जमीन पर इसी नियम के तहत वक्फ होने का दावा किया गया था। एक और बेहद विवादास्पद बदलाव हुआ। अब कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति वक्फ करना चाहता है उसके लिए कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक होना अनिवार्य है। साथ ही उसे यह भी साबित करना होगा कि वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस 5 साल वाले नियम को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया क्योंकि अन्य धर्मों के ट्रस्ट या दान के लिए ऐसा कोई सख्त प्रतिबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, संपत्ति विवाद और अधिकार। बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी? नए कानून की धारा 3C ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। संपत्ति का असली मालिक कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? नए एक्ट के तहत राज्य सरकार कलेक्टर स्तर से ऊपर के किसी राजस्व अधिकारी को यह जांच करने का अधिकार दे सकती है कि कोई विवादित संपत्ति सरकारी है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका सीधा सा तर्क था कि एक प्रशासनिक अधिकारी वक्फ न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकारों को कैसे दरकिनार कर सकता है। और बात सिर्फ जमीनों की नहीं है, बात प्रशासन के स्वरूप की भी है। बोर्ड की नई संरचना देखिए। केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से अधिकतम 4 और राज्य बोर्ड के 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं को डर है कि ये धार्मिक मामलों में गैर जरूरी सरकारी दखलंदाजी है, पर सरकार का बचाव है कि वक्फ बोर्ड प्रशासन का हिस्सा है, इसलिए वहां एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी निरीक्षण होना चाहिए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का दखल बहुत अहम हो जाता है। शक्तियों के बंटवारे को लेकर अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट रुख अपनाया।
इस उद्धरण पर गौर कीजिए। कोर्ट ने साफ कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक या टाइटल का अंतिम फैसला कोई राजस्व या प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता। ये काम पूरी तरह से एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण का ही है। तो इन सब जबरदस्त दलीलों के बाद पांचवां हिस्सा, 15 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश की व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को कैसे बैलेंस किया? सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों पर तुरंत ब्रेक लगा दिया जो मनमाने या शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ लग रहे थे। पहला, 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले नियम पर रोक लगा दी गई, क्योंकि फिलहाल इसे जांचने का कोई सटीक तंत्र ही नहीं है। दूसरा, उस नियम पर भी रोक लगी जिसके तहत विवाद उठते ही संपत्ति का वक्फ दर्जा तुरंत खत्म हो जाता। और तीसरा, जब तक न्यायाधिकरण का फैसला ना आ जाए तब तक राजस्व अधिकारी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में कोई अंतिम बदलाव नहीं कर सकते। इससे मौजूदा वक्फ संपत्तियों को अचानक होने वाले बदलावों से एक बड़ी सुरक्षा मिल गई। लेकिन सब कुछ रोका नहीं गया। न्यायालय ने कुछ प्रावधानों को हरी झंडी भी दी। सबसे अहम, वक्फ बनाने वाले के पास उस संपत्ति का कानूनी स्वामित्व होना ही चाहिए। कोर्ट ने माना कि धार्मिक दान हमेशा अपनी खुद की संपत्ति का किया जाता है, किसी सार्वजनिक जमीन का नहीं। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर को भविष्य के लिए खत्म करने वाली नियम को भी लागू रहने दिया गया। और साथ ही सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया गया कि अगली सुनवाई तक बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, आगे क्या होगा? यहां ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि ये केवल एक अंतरिम आदेश है, कोई अंतिम फैसला नहीं। अधिनियम की पूर्ण संवैधानिक वैधता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर इसके प्रभाव पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई करेगा तो क्या वो भारत के संवैधानिक ढांचे में प्रशासन, संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की सीमाओं को हमेशा के लिए एक नई परिभाषा देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को उत्सुकता से रहेगा। इस जटिल कानूनी एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Under Islamic law, a waqf is a permanent dedication of property, like land or a building, given strictly for a pious, religious, or charitable purpose. But since as far back as 1923, lawmakers have noticed a recurring problem. While many of these endowments serve their rightful purpose, others have been severely mismanaged. In some cases, creating a waqf became a clever legal loophole to tie up assets and hide them from creditors. Fast forward to 2025, and the Indian government stepped in with a massive legislative overhaul, the Waqf Amendment Act. The stated goal was to modernize how these properties are administered and to stop thousands of acres of public land from being swallowed up by undocumented claims. The backlash was immediate. Senior advocates representing the petitioners, including Kapil Sibal, took the fight straight to the Supreme Court. They argued the new law is a targeted expropriation of Muslim property that strips the community of its constitutional right to manage its own religious affairs. On the other side, Solicitor General Tushar Mehta forcefully defended the union's position. He framed the 2025 Act not as religious interference, but as a strictly secular regulation of property and economics, necessary to protect public land held in trust for all citizens. This forced the Supreme Court to navigate a precise legal conflict, balancing state regulation against constitutional religious protections. All of this is weighed against the heavy legal baseline that parliamentary laws are presumed valid until proven otherwise. The first major fight was over who actually gets to create a waqf. The 2025 Act introduced a strict new rule. You must legally own the property you donate, and you must prove you have actively practiced Islam for at least 5 years. The petitioners attacked this immediately, arguing that forcing someone to prove 5 years of religious practice is entirely arbitrary and discriminates specifically against Muslims. The government countered that the rule is designed to stop individuals from faking a religious conversion purely to shield their personal assets from the law. The Supreme Court looked at the text and agreed with the government's basic logic. Requiring someone to actually own the property they are giving away makes perfect sense. Similarly, trying to prevent financial fraud is a perfectly valid goal for the state. But the court still hit the brakes on the 5-year rule, granting an interim stay. Why? Because the government hasn't actually written down any rules for how to verify how long a person has been practicing a religion. A law might make logical sense on paper, but if the state hasn't built the procedural machinery to actually enforce it, the court cannot allow it to take active effect. The next major provision tackled a concept called waqf by user.
For a long time, a property could be legally recognized as a waqf simply because it had been used that way historically, even if there was no formal registration or paperwork. Petitioners argued that deleting this rule would erase centuries of undocumented cultural history. But the government brought receipts, pointing to cases where thousands of acres of public, government-owned land had been swallowed up claiming historical use. Here, the Supreme Court sided with the government and let the abolition stand. The justices pointed out a harsh historical truth. Mandatory formal registration for Waqf properties has been on the books since 1923. After a century of warnings, failing to file the paperwork is no longer a valid excuse. By allowing this change, the court firmly prioritized modern, documented property rights. Moving forward, historical claims won't hold up in court. The burden of proof now relies entirely on formal, registered paperwork. Then came Section 3C, arguably the most contentious part of the law. This section allows the state to designate an executive officer, like a local collector, to investigate whether a recognized waqf is actually sitting on government property, and then correct the revenue records if it is. To the petitioners, this looked like a mechanism for unchecked, fast-tracked state land grabs, completely bypassing the courts. The government argued the exact opposite position. They stated that public land is held in trust for the citizens, giving the state an absolute fiduciary duty to investigate and protect its own property. The Supreme Court delivered a highly nuanced split ruling. They agreed the government has every right to assign an officer to investigate public land claims. However, they stayed a specific clause that would immediately strip a property of its waqf status before the officer even finished their investigation. And this is where the court drew a hard constitutional line. An executive revenue officer can file a report, but they cannot legally determine who holds the title to a property. That task belongs strictly to the courts. Under the separation of powers, only a judicial or quasi-judicial tribunal has the constitutional authority to definitively resolve complex disputes over property ownership. So, what is the reality on the ground right now? First, the era of undocumented land claims is over. If a waqf exists, the administrators must formalize their paperwork immediately. Second, while the state demands that documentation, it cannot simply seize disputed properties through executive fiat. Any actual battles over land ownership will have to be fought and decided in proper judicial tribunals. Third, the government provided an official assurance to the court. No new appointments involving non-Muslim members will be made to the Waqf boards until the next hearing, hitting pause on the intense discussion over religious interference. This ruling centers on a specific constitutional alignment. The court supported the state's ability to modernize property administration, but strictly reinforced the separation of powers to prevent the executive branch from bypassing the judiciary. But keep in mind, this is solely an interim order. These are just the temporary rules of engagement. The final verdict on the ultimate constitutionality of the 2025 Waqf Amendment Act is still waiting to be written.